हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। किसान आंदोलन को 25 दिन बीत चुके हैं और 25 दिनों से किसान लगातार सीमाओं पर डटे हैं। 25वें दिन किसानों ने उन किसानों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाई। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसानों के आंदोलन को 25 दिन हो गए, लेकिन इस आंदोलन का समाधान होता नहीं दिख रहा। किसान आंदोलन को देखते हुए सरकार कानूनों में संशोधन की बात कर रही है, लेकिन किसान बिल को रद्द कराने पर अड़े हैं। किसानों ने साफ कहा है कि जब तक सरकार MSP सुनिश्चित नहीं करती और कानूनों को रद्द नहीं करती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। किसानों को एक तरफ तो भारी समर्थन मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आंदोलन में 25 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान भी गंवाई है, जिनके लिए सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर समेत प्रदेश के कई जिलों में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को किसानों ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान हवन किया गया और 2 मिनट का मौन रखकर जान गंवाने वाले किसानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। श्रद्धांजलि देने पहुंचे किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार उनके सब्र का इम्तिहान न ले, वरना किसानों को कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। आज 28 जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है धरने के ऊपर। और हमें तकलीफ इस बात की है कि नरेंद्र मोदी जी इमरान खान को की मां के मरने के ऊपर तो पत्र लिख रहे हैं, लेकिन आज तक एक शब्द भी नहीं बोला है। और मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे संयम का इम्तिहान ना ले, नहीं तो आने वाले दिनों में किसान की तकलीफ बढ़ती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि किसान को उग्र रूप अपनाना पड़े। इससे पहले इन समस्याओं का समाधान करते। बादली के ढांसा बॉर्डर पर भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। गुलिया खाप के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन और श्रद्धांजलि सभा के दौरान हुड्डा खाप ने भी पहुंचकर आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले काद्यान, फोगाट, धनखड़ और डागर खाप भी श्रद्धांजलि स्थल पर मौजूद रहे। गुलिया खाप गांव की तरफ से आयोजित श्रद्धांजलि सभा में महिलाओं ने भी भागीदारी की। इस दौरान खापों, किसान संगठनों और महिलाओं का गुस्सा केंद्र सरकार पर जमकर फूटा। आराम से बैठेंगे जब तक ये काले कानून रद्द करे। सरकार को ये घमंड है कि ऐसे ही हर टाइम में बन जाएगा प्रधानमंत्री। आगे इसकी आस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे जो 3 काले कानून है उनको रद्द करे। हमने जिस चाव से इसको बनाया था उसी चाव से इसने ये काले कानून रद्द करने चाहिए, नहीं करे। इंद्री के हर्बल पार्क में किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को किसानों ने श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में सभी संगठन के लोग मौजूद रहे। किसानों ने कहा कि जब तक सरकार 3 काले कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक किसानों का आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। श्रद्धांजलि सभा में भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। देखिए, किसानों का जो 3.5 महीने से आंदोलन चल रहा है और उसके लिए 23 दिन हो गए दिल्ली धरने पर बैठे हैं किसान। इतनी ठंड में वहाँ पर कुछ लोग हमारे भाइयों ने शहादत दी है किसानों के लिए। उनकी शहादत को नमन करने के लिए पुष्पांजलि प्राप्त उनको पुष्प दिए हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनको एक आश्वासन दे रहे हैं कि जब तक आपके किसानों को पूरा न्याय नहीं मिलेगा, आपकी शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आज तो एक दुख की घड़ी में आज यहाँ बैठे हैं, क्योंकि हमारे 29 या 30 किसान शहीद हुए हैं। यही कहेंगे इन शहीदों का दर्जा मिले, इनको 1 करोड़ रुपये मिले, इनको सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि ये सरकार की कमी में शहीद हुए हैं। कोई ये भी एक जैसे सीमा पर जवान शहीद होते हैं ऐसे, और सरकार की गलत नीतियों के कारण
हुए, शहीद हुए हैं। हम आज उनकी श्रद्धांजलि के नमन करने के लिए यहाँ बैठे हैं। फतेहाबाद में भी किसान संगठनों ने जान गंवाने वाले किसानों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। ये श्रद्धांजलि सभा लाल बत्ती चौक के पास अंबेडकर पार्क में आयोजित की गई। शोक सभा में भारी संख्या में किसान पहुंचे और जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर किसानों को याद किया गया। शहीद होए आ पंजाब दे विच इन्हां वास्ते सुनाई करने कोई ना कोई समझने गल नूं गलत काम कर रहे आ। जो दिल्ली में शहीद हुए, हाँ दिल्ली में जेडे शहीद होए आ, काले कानून लियाए आ, ये खेती नूं सारा अपना नुकसान करने वास्ते, जमींदारां नूं लुट्टण वास्ते लियाए आ सारा काम ये जिन्ना भी आ। बड़े बड़ियां दे घराणियां वास्ते, अडानी पटानी वास्ते, ਜਿਹੜੇ शहीद होए उन्हां बारे इत्थे आए असीं ते। यमुनानगर नेहरू पार्क में किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष संजू गुदियान ने बताया, भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चढ़ूनी के आह्वान पर किसानों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम किया गया। 20 जुलाई से किसान आंदोलन चला हुआ है, तब से लेकर आज तक तकरीबन 29 किसानों ने जो है अपनी शहीदी दे चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। इस आंदोलन के चलते कई साथी ठंड के कारण मर चुके हैं, कोई हार्ट अटैक के कारण मर चुके हैं और कई रास्ते में एक्सीडेंट के कारण मर चुके हैं। तो और एक हमारे बाबा जी जो करनाल से थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो आज पूरे भारत में उन्हीं सभी किसान साथियों ने जिन्होंने शहीदी दी है, उनकी याद में श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि आंदोलन के चलते किसान सर्द रातों में दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं, तो कुछ किसान अभी भी समर्थन देने के लिए दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। इस दौरान सर्दी और दूसरी वजहों से कई किसानों की जान भी चली गई, जिनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। किसानों का अभी भी यही कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते, आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। किसानों का आंदोलन दिल्ली की सीमाओं के साथ साथ अब हर जिले और गांव की सीमा तक भी पहुंच चुका है और इसको लेकर के लगातार तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। लेकिन जिले और गांव भर से जो किसानों को समर्थन मिल रहा है, किसी गांव में बीजेपी नेताओं की एंट्री बैन है तो कहीं बीजेपी नेताओं के कार्यक्रम रद्द कराए जा रहे हैं। तीन कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और ये विरोध सिर्फ दिल्ली की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अब किसान हर जगह बीजेपी नेताओं का विरोध करने लगे हैं। और विरोध भी ऐसा कि किसी गांव में बीजेपी नेताओं की एंट्री बैन है तो कहीं नेताओं के जाने पर उन्हें काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। अंबाला में नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया का किसानों ने जमकर विरोध किया। रतनलाल कटारिया पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी डॉक्टर वंदना शर्मा का चुनाव प्रचार करने अंबाला की नई अनाज मंडी पहुंचे थे, जहां रतनलाल कटारिया समेत बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को काले झंडे दिखाकर किसानों ने उनका जमकर विरोध किया। इसी के साथ किसानों ने ये भी चेतावनी दी है कि कहीं भी बीजेपी या जेजेपी का कोई कार्यक्रम होगा तो उसका जमकर विरोध किया जाएगा। किसानों ने दूसरे किसानों से भी अपील की है कि वे घरों से बाहर आएं और जहां भी बीजेपी और जेजेपी का कोई कार्यक्रम हो वहां जाकर अपना विरोध दर्ज कराएं। तो वहीं अंबाला के खतौली में भी केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया का कार्यक्रम होना था। मंत्री रतनलाल कटारिया को श्री परशुराम गौशाला का उद्घाटन करने पहुंचना था, लेकिन किसानों ने मंत्री के पहुंचने से पहले ही गौशाला में पहुंचकर काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसके चलते मंत्री रतनलाल कटारिया को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस बल ने मोर्चा संभालते हुए स्थिति को काबू किया।
ये कटारिया का विरोध इसलिए है कि जो काले कानून बनाए हैं बीजेपी सरकार ने बनाए हैं, ये कटारिया का विरोध यही है कि हम बीजेपी का विरोध करते हैं उन काले कानूनों के विरोध में। ये काले कानून ये अब लोग जो हमारे साथ इतनी संख्या में जुड़े हैं, अब इसको किसान आंदोलन कहकर इसको छोटा करना है, पंजाबियों और हरियाणियों का आंदोलन कहकर इसको छोटा करना है। लेकिन अब ये सारे हिंदुस्तान के किसानों का ही नहीं, मजदूरों का, आड़तियों का, सभी अध्यापक हैं, चाहे वकील हैं, जो भी संस्था है वो इसके समर्थन में खड़ी हो गई है। अब ये महा आंदोलन बन गया है जो इस सरकार की जड़ें उखाड़ कर रख देगा। और इसके ये चेतावनी है, या तो काले कानून वापस ले लो, वरना आपका जो उल्टी गिनती आपकी शुरू हो चुकी है। नहीं, ये नहीं है। अगर ये हमें किसान का हम काले कानूनों का विरोध कर रहे हैं, अगर ये हमें आतंकवादी कहते हैं तो हम आतंकवादी हैं, अगर ये हमें पाकिस्तानी कहते हैं हमें वो भी मंजूर है, लेकिन काले कानून हमें मंजूर नहीं। जुलाना में भी बीजेपी का भारी विरोध देखा गया। जुलाना के एक निजी स्कूल में बीजेपी के मंडल कार्यकर्ताओं ने एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया था। शिविर में कार्यक्रम शुरू होता इससे पहले ही किसानों को शिविर की भनक लग गई और कार्यक्रम शुरू होता उससे पहले ही किसान संगठन मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम बंद करने की अपील की गई। किसानों का कहना है कि अपील के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी उनकी बात मान ली और कार्यक्रम को बंद कर दिया। ये हम आज जो किसान गुजरे हैं, शहीद हुए हैं दिल्ली और रास्ते में, उनकी श्रद्धांजलि दिवस आज मनाया जा रहा था। और उसके बाद हमने पता चला कि बीजेपी वालों का आज प्रशिक्षण शिविर लग रहा है यहाँ गेतौली शिव सैनिक स्कूल में। तो हम वहाँ उनके पास गए, हमने उनका विरोध किया, उनको समझाया भाइयों को, और उन्होंने हमारी बात मान ली। किसानों का साफ कहना है कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती तब तक उनका विरोध जारी रहेगा और बीजेपी के नेताओं का बायकॉट इसी तरह किया जाता रहेगा। हालांकि बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि इस आंदोलन का हल कब तक और क्या निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। एक तरफ तो किसानों का आंदोलन जारी है तो वहीं दूसरी तरफ एसवाईएल का मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा है, जिस पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। सरकार का कहना है कि एसवाईएल का मुद्दा भी हरियाणा के लिए जरूरी है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार एसवाईएल को लेकर मुद्दे से भटकाना चाहती है। नारनौल के आईटीआई मैदान में जल अधिकार रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने शिरकत की। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। इस रैली का आयोजन प्रदेश में जल की आपूर्ति के लिए किया गया। सीएम ने इस बारे में बोलते हुए कहा कि पहले लोग पानी की किल्लत से जूझते थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने पूरे प्रदेश में पानी की स्थिति में सुधार किए हैं। सीएम ने कहा कि आगे भी पानी की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए भले ही बारिश के पानी को लिफ्ट करके इलाके में लाना पड़े, लेकिन पानी की कमी को हर हाल में पूरा किया जाएगा। आप आज से पहले 20 साल 25 साल पहले इस इलाके के लोग, मुझे मालूम है, पानी के लिए हाथ फैलाते थे, पानी चाहिए पानी चाहिए। आज पानी पूरे हरियाणा में जितना मिलता है उतना नहीं मिलता होगा, लेकिन बहुत बड़ी परसेंटेज में पानी यहाँ मिलता है। और जो बात कही रिचार्जिंग की, इसका भी हमने 2000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट बनाया है। उस रिचार्जिंग का काम भी करना शुरू करेंगे, ताकि ये जो पानी आपको यमुना में मिलता है या कहीं बरसाती पानी है, उसके लिए अभी जैसे हमने मसानी बांध में पानी भरा, आज रेवाड़ी जिले का लेवल 10 से 15 फुट ऊपर आ गया है। ऐसे ही साहिबी नदी और कौन कौन सी नदियां हैं, दोहा नदी, कृष्णावती, इन तीनों में भी पानी के जो रिजर्वायर हैं उनमें पानी लेकर के आएंगे। चाहे लिफ्ट से पानी लेकर के बरसात के दिनों में डालना पड़ेगा, ताकि इस इलाके का पानी उसका लेवल ऊंचा हो।
सीएम ने आगे कहा कि सरकार की योजना है कि हर घर में नल से पानी पहुंचाया जाए। इसके लिए सरकार पूरी कोशिश में जुटी है। इसमें हर घर के अंदर नल से जल पहुंचाने का काम ये लगातार चल रहा है। इस जिले के 1,85,000 घर हैं, मकान है 1,85,000, जिसमें से 1,38,000 घरों में पानी पहुंच चुका है। 1,38,000 पिछले 6 महीने में ही 2 घर रह गए, तो आगे आने वाले समय में वर्ष भर के अंदर बाकी सब घरों में नल से पानी पहुंचाने का, पीने का ये हमारा काम है, सब जगह होता है। इस बीच सीएम ने एसवाईएल का जिक्र भी किया। सीएम ने कहा कि एसवाईएल का पानी प्रदेश में लाने के लिए सरकार कार्य कर रही है, लेकिन जब तक एसवाईएल का पानी नहीं पहुंचता, तब तक बांधों के जरिए महेंद्रगढ़ को पानी पहुंचाया जाएगा। एसवाईएल का जल्दी निर्णय बहुत अच्छी बात। अगर किसी कारण से लेट भी होता है तो हमारे पास जो पानी है उसमें से बचाकर यहाँ पहुंचाना। जैसा बताया, रेणुका बांध और किसाऊ बांध इसके एमओयू हो चुके हैं। बहुत जल्दी लखवार डैम का भी एमओयू में मुख्यमंत्रियों से बात करके वो कराने वाला हूँ, ताकि 3 बांध ये जितना जल्दी मिलेंगे उतना पानी आपको बहुत जल्दी मिलेगा। जो पानी है उसका बंटवारा बराबर करके आपके हक का पानी आप तक जरूर पहुंचेगा, ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। रैली में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एसवाईएल का जिक्र करते हुए कहा कि एसवाईएल पर हरियाणा का भी हक है और इस हक को लेकर ही रहेंगे। जो एसवाईएल है वो हमारी जरूरत है, हमारा हक है, और अपना हक मांगना ये हमारे लिए जरूरी है इस मौके पर। और इसलिए आपके हक मांगने के लिए हम जो ये बात आज नागौर में खड़े होकर कर रहे हैं, हजारों हजार किसान कर रहे हैं कि हम भी ये कह रहे हैं कि जो एसवाईएल की बात करने में आज संकोच करता है वो संकोच ठीक नहीं है। ये मौका भी है उस बात के लिए और ये दस्तूर भी है हम अपने हक की बात करें। और इसलिए आज कोई भाई कह रहा था कि साडा हक और इत्थे रख है, ये बात हमको कहनी पड़ेगी कि जो एसवाईएल की आज बात से मुंह चुराता है, जो एसवाईएल का नहीं है वो हरियाणा का नहीं है, ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि पानी हरियाणा के लिए कितना जरूरी है। हरियाणा को देश का कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है। इसकी वजह है प्रदेश में अच्छी खेती का होना, जिसके लिए पानी की पूरी मात्रा भी चाहिए, जिसके लिए सीएम ने जल अधिकार रैली की। और जब भी पानी की बात आएगी तो एसवाईएल का मुद्दा भी उठेगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी एसवाईएल के पानी को लेकर कहा कि हरियाणा के सभी नेताओं को एसवाईएल के मुद्दे पर साथ आना चाहिए और राजनीति से हटकर इस नहर निर्माण में सहयोग करना चाहिए। और हरियाणा के सभी नेताओं से मेरी प्रार्थना है, जिस तरह से पंजाब के किसानों के साथ एसवाईएल के मुद्दे पर वहां के सारे दल इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने एसवाईएल नहर नहीं बनने देने का जो कोशिश किया, एक असंवैधानिक काम भी किया, असेंबली में कानून पास कर दिया, बड़ी बड़ाई नहर को उखाड़ दिया, एक्वायर जमीन को वापस कर दिया, ये सारे असंवैधानिक काम किए। हरियाणा के हर एक नेता को उसी तरह से, जिस तरह से पंजाब के लोग इकट्ठे हुए, सर्वदलीय बैठक हुई, इसी तरह से करके हरियाणा को किसानों का हित देखना चाहिए। जो और मुद्दों का समाधान होगा उसके साथ में हमारा भी समाधान हो सकता है। व्यापक चर्चा चल रही है देश की सरकार से, पंजाब की सरकार को इन्वॉल्व करके, पंजाब के किसानों को साथ बैठाकर हमारी जीवन रेखा जो है एसवाईएल नहर बननी चाहिए। तो वहीं एसवाईएल के मुद्दे को लेकर लगातार राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को एसवाईएल को लेकर नहीं, बल्कि दुनिया को अन्न उपलब्ध कराने वाले अन्नदाता के दर्द को समझकर उनके साथ उपवास पर बैठना चाहिए था। शैलजा ने कहा कि अगर सरकार सही में किसान हितैषी है तो उसे एसवाईएल नहीं बल्कि किसानों के साथ कृषि कानूनों को लेकर अनशन करना चाहिए था। क्या बरगलाने की और ड्रामे करने की इनकी आदत है। जब देखो कुछ ना कुछ ड्रामा करते हैं और ड्रामे में ही इनका विश्वास है। अगर इन्होंने सही कार्य किए होते तो ये उपवास किस बात का रख रहे हैं। जब किसानों ने उपवास रखा, इनका फर्ज बनता था कि ये इस्तीफा देकर किसानों के साथ खड़े होते, या तो कानून, काले कानून तीनों वापस लेते
नहीं तो किसानों के साथ बैठकर ये उपवास करते। आज ये किस बात का ड्रामा कर रहे हैं? लोगों को बरगलाने का काम भारतीय जनता पार्टी का पुराना पैतरा है। एक तरफ कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, तो वहीं अब बीजेपी ने हरियाणा के किसानों के लिए SYL के पानी की भी मांग तेज कर दी है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि किसान आंदोलन के बीच SYL का मुद्दा क्यों गरमाने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम से एक ऐसी डराने वाली तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है। दरअसल एक युवक न सिर्फ अस्पताल में अपनी पिकअप गाड़ी लेकर के हमला बोल देता है, बल्कि वहां मौजूद लोगों को जान से मारने की कोशिश भी करता है। कारण क्या है, आगे इस रिपोर्ट में देखिए। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं गुरुग्राम की। आज तक आपने इस तरह की तस्वीरें या तो हादसे की देखी होंगी या फिर फिल्मों में ही ऐसी तस्वीरें देखी होंगी। ये तस्वीरें आई हैं दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम से, जहां एक सनकी व्यक्ति ने सेक्टर 9 इलाके में एक अस्पताल पर ऐसा हमला बोला कि अस्पताल में मौजूद लोग दहशत में आ गए। दरअसल शुक्रवार को गुरुग्राम के धनकोट गाँव में 2 परिवारों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसमें एक पक्ष के कुछ लोग घायल हो गए। इसलिए घायलों को इलाज के लिए बसई चौक पर बने एक निजी अस्पताल में लाया गया। जब यहां पर घायलों का इलाज किया जा रहा था तो घायल पक्ष के 2 लोग अस्पताल के बाहर खड़े होकर दूसरे पक्ष को धमकी देने लगे। इतने में दूसरे पक्ष का विकास जून नाम का शख्स अस्पताल के बाहर अपनी बोलेरो पिकअप गाड़ी लेकर आ गया और अस्पताल के बाहर खड़े घायल पक्ष के 2 लोगों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो बाल बाल बच गए। जब दोनों युवक अस्पताल के अंदर भागने लगे तो गाड़ी चालक ने अस्पताल पर ही गाड़ी से हमला बोल दिया। 10:05 पे 2 या 3 पेशेंट आए हमारे पास सिर में चोट की, और जैसे ही वो हमने इमरजेंसी में ले लिए, कैजुअलिटी में हम उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे और स्टिच वगैरह लगा रहा था स्टाफ, डॉक्टर भी कर रहे थे, स्टाफ भी असिस्ट कर रहा था उनको। उसके 5-7 मिनट के बाद ही उनकी किसी से बात चल रही थी, उनके साथ आए हुए लड़के, उनकी किसी से बात चल रही थी कि तुम यहाँ बालाजी हॉस्पिटल आके बताओ ये है। उनका पहले से कोई झगड़ा था आपस में, और बस 10 मिनट के बाद ही वो एक मैक्सी ट्रक महिंद्रा की गाड़ी लेके, बोलेरो, वो लेके आता है और सीधा हॉस्पिटल के फार्मेसी में दे मारता है। गाड़ी चला रहे शख्स पर इतनी भयानक सनक सवार थी कि उसने आधा दर्जन से ज्यादा बार अपनी गाड़ी से अस्पताल पर हमला किया और अस्पताल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस, आधा दर्जन बाइक और स्कूटी गाड़ियों का कचूमर बना डाला। गाड़ी चालक ने अस्पताल में बनी फार्मेसी को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया। सारी तस्वीरें अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में अलग अलग एंगल से कवर हो गई। अगर अस्पताल के एक कोने पर पिलर ना होता तो गाड़ी अस्पताल के अंदर घुस जाती और अंदर मौजूद मरीजों और अस्पताल स्टाफ की जिंदगी खतरे में पड़ जाती। हमारे जो गार्ड साहब हैं वो मुश्किल से उनकी जान बची है। रिसेप्शन का लड़का है, बड़ी मुश्किल से बचा है। डॉक्टर्स ने बड़ी मुश्किल से उनसे जान बचाई है, और जो भी पेशेंट्स वगैरह थे हमारे, हमने उनको इमरजेंसी में अंदर उनको शिफ्ट कर दिया, और उसके बाद हमने पुलिस को कॉल किया। पुलिस 5-10 मिनट के बाद पुलिस भी आ गई थी। सारे स्टाफ, सारा पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर सारे इतने स्केर्ड हो गए थे, इतने डर गए थे कि ये क्या हुआ।
सीसीटीवी की ये तस्वीरें वाकई में भयावह हैं, लेकिन पुलिस ने इस मामले में मीडिया के सामने बोलने से इसलिए इनकार कर दिया कि छोटा सा मामला है। मामले में भले ही पुलिस ने केस दर्ज कर लिया हो, लेकिन 24 घंटे बाद भी अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। हरियाणा न्यूज के लिए गुरुग्राम से संजय राठौर की रिपोर्ट। और सोनीपत में नगर निगम चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ता चला जा रहा है। इस बीच हरियाणा न्यूज के संवाददाता लाजपत भी जनता के बीच पहुंचे और ये जानने की कोशिश की कि आखिर उन्हें कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए। सोनीपत नगर निगम जो पूर्ण तरीके से घोषणा हो चुकी है और सभी कैंडिडेट अपने अपने वार्ड में हैं और लोग जो युवा हैं उनके साथ हम मौजूद हैं, क्योंकि सोनीपत के पहली बार नगर निगम के चुनाव हैं और सभी युवा हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि उनको कैसा नेता चाहिए, क्योंकि लगातार जो है काफ़ी समस्याएं देखने को मिली। आपका परिचय जी? पंकज। हाँ पंकज जी, आपके वार्ड हैं, लगातार नगर निगम के चुनाव आ चुके हैं, सभी नेता आपके बीच में आते हैं, किस तरह की आपकी ज्यादातर समस्या है? समस्याएं सर ये है, हमारा जैसे तकरीबन कई साल हो गए, जो ककरोई रोड है ये पूरा का पूरा टूटा हुआ है, सीवरेज की वजह से चल रहा है इस पर। तो हमें सबसे ज़्यादा तो यही दिक्कत होती है कि आदमी घर से निकलता है, सबसे पहले तो रोड पे ही आएगा, घर से निकलेगा, वही टूटा हुआ है, पूरा दिन खराब हो जाता है। वहीं की दिन की शुरुआत ही खराब होनी हो जाती है वहीं से, रोड पे निकलते ही। दुर्घटनाएं भी होती हैं? दुर्घटना तो होगी सर, रात के समय दुर्घटना, लाइट नहीं है वहाँ। अच्छा। और ऊपर से रोड ऊपर नीचे है सारा, सीवरेज की वजह से दुर्घटना तो होंगी। तो नगर निगम का चुनाव है, कैसा नेता चाहिए? नगर निगम का चुनाव का तो सर यही है कि हमें सबसे पहले तो हमारे सीवरेज हो, लाइट हो, जो फैसिलिटी हमें चाहिए, जो शहर का, हमारे वार्ड को, हमारे शहर को चाहिए, वो हमें दे। यहाँ पर इस वक्त हम और भी जो युवा है उनसे जानते हैं, क्योंकि आज पहली बार जो चुनाव हो रहा है सोनीपत में, और किस तरह का नेता चाहिए, कौन से वार्ड से हैं? मैं जी 17 वार्ड से हूँ। हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारा काम पूरा करे। हमें हमारी सबसे पहले समस्या पानी की और सीवरेज की। हमारे पास कभी पानी आता, कभी पानी नहीं आता। हमने कई बार ये हमारे जो एमसी बने हुए, ये एमसी कह रहा हूँ, ये एमएलए बने हुए थे पहले राजीव जैन बने हुए थे, इनके पास हमने कम से कम 10 बार कंप्लेंट की। वो हमारे पास कंप्लेंट अभी भी रखी हुई है, उसकी फोटोकॉपी, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ये ऐसे बेवकूफ बनाते रहे हमें, और इन्होंने कोई भी अपना काम पूरा नहीं किया। हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारे समस्याओं को हल करे। ठीक है, यहाँ पर और भी युवा हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि देखिए आपका पहली बार सोनीपत में नगर निगम का चुनाव है और पहली बार वोट डलेगा, तो आप अपने वोट को किस तरह के नेता को देना चाहेंगे? हम उस नेता को देना चाहेंगे जो हमारे सोनीपत का विकास करे। गलियों में जो बिजली की लाइन है उनके तार नीचे लटके हुए हैं, निगम वाले कोई कार्रवाई नहीं करते, बिजली वाले कोई कार्रवाई नहीं करते, बिल पेंडिंग पड़े रहते, किसी का बिल ज्यादा दे देते हैं, मतलब कार्रवाई कोई नहीं होती। रोड साढ़े टूटे हुए हैं, 6 साल से कोई भी विकास नहीं हो लिया है। और जो बीजेपी सरकार, उसने कुछ भी नहीं किया। सारे युवा बेरोजगार हैं, कोई नौकरी नहीं दे रहे किसी युवा को। तो यहाँ पर और भी युवा हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। जैसे आप युवा हैं, पहली बार आपका वोट होगा और पहली बार ही नगर निगम का चुनाव है, तो आप अपने नेता को कैसा चुनेंगे? क्योंकि सोनीपत में हमने देखा है कि कोई भी समस्या पूर्ण तरीके से ठीक नहीं है, सभी चीजों में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ना तो वहाँ पे कोई पानी वानी आ रहा है, ना कोई कुछ, ना रोड साफ है, ना कुछ है। ना जो ये हमारे साथ के हैं, ना उनमें से किसी को नौकरी या जॉब वगैरह कुछ नहीं मिल रही है। तो आप कैसा नेता चाहेंगे? हम ऐसा नेता चाहेंगे कि जैसे कि उनको कुछ जॉब वगैरह मिल जाए, या फिर हमारा विकास हो, पानी की समाधान हो। क्या नाम आपका? मेरा नाम शुभम है। देखिए यहाँ पर लगातार जो युवाओं की भीड़ लगातार देखने को मिल रही है, और हमारे साथ और भी युवा हैं, उनसे जानते हैं कि आपका वोट पहली बार हो रहा है और पहली बार आपका नगर निगम का चुनाव सोनीपत में है। आपको कैसा नेता चाहिए? हमने जी बढ़िया नेता चाहिए। और जो देखो जी, हम तो किसान है जी, ये किसान ना, ये आप कंडीशन देख रहे हो, क्योंकि जाम लाग रहे हैं, धरने धर रही है, बीजेपी सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही, ऐसे ये पास कर लाग रहे हैं कानून, जिन तमाना घाटा हुआ है।